हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम जानवी। आज से मैं आप लोगों का नर्सिंग नोट्स का सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। टॉपिक जो है मैंने सिलेक्ट किया है एनीमिया। तो हम एनीमिया के बारे में पढ़ के जो एनीमिया का टॉपिक है ना, ये बीएससी और जीएनएम दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका आपको शॉर्ट नोट भी आता है, 5 मार्क्स के लिए लिखना रहता है, और नहीं तो ये स्पेसिफिक कुछ भी टाइप्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, कॉजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं, या तो मैनेजमेंट और इसका प्रिवेंशन यानी कि डाइट के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, और इन द एंड हमें पता चलेगा कि एनीमिया क्या है, कैसे होती है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, मैनेज हम कैसे करेंगे, नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। ठीक, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज अ मेजर किलर डिजीज इन इंडिया, मोस्ट कॉमन हेमोरेजिक डिसऑर्डर, इट अफेक्ट्स बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स। सो ये क्या है, हेमोरेजिक डिसऑर्डर है, और ये मेजर किलर डिजीज इन इंडिया। सो इंडिया में ये क्या है, मेजर किलर डिजीज है। ये बहुत सारे लोगों को होता है, और ये क्या करती है, इसको एज ए रिजल्ट कॉम्प्लिकेशंस में ये डेथ भी हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेजर किलर डिजीज इन इंडिया। ठीक है, और ये बोथ एडल्ट को भी होती है और चिल्ड्रन को भी होती है, और बोथ सेक्सेस को होती है, यानी कि मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसमें है, इट इज अ कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन इन आरबीसी काउंट इज लोअर देन द नॉर्मल। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यू इज डिमिनिश। क्या है इसमें, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का काउंट जो है वो क्या होता है, लो हो जाता है, और ये लो होने की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है वो डिमिनिश हो जाती है, वो जो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चीजें, 3 चीजें मिली हमको। क्या है, पहले है आरबीसी, फिर हमें मिला हीमोग्लोबिन, देन हमें मिला ऑक्सीजन। इसमें ये जो आरबीसी है, आरबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारी बॉडी टिश्यू को क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करेगी, अभी ये आरबीसी के अंदर क्या रहती है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहती है। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करती है। बाइंड होने के बाद ये हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है इस कंडीशन में, ये आरबीसी जो है इसका नंबर, कंसेंट्रेशन, एचबी का कंसेंट्रेशन जो है ये लो हो जाता है। नॉर्मली जितना प्रेजेंट रहना चाहिए उससे ये कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट उसकी वजह से रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया। समझ में आया? ओके, अभी हम देखते हैं ये पिक्चर। ये पिक्चर में आप देख लो, ये है नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, और इधर का ये है एनीमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल है। सो इधर में आप देख लो, पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ये रेड ब्लड सेल हमें कितना दिखाई दे रहा है, बहुत सारे रेड ब्लड सेल है, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल के पिक्चर में। और इधर में क्या है, जो आरबीसी का नंबर है, कंसेंट्रेशन है, ये इधर में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ एचबी। एचबी का नॉर्मल वैल्यू क्या है। सो मेल के लिए 13.5 टू 16.5 ग्राम पर ml है, फिर फीमेल के लिए 12 टू 15 ग्राम पर ml है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम ग्रेडिंग के बारे में। सो एनीमिया को WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेड दिया है। माइल्ड एनीमिया ये है ग्रेड 1, इसमें क्या रहेगा, 10 ग्राम पर डीएल रहेगा। देन नंबर 2 में आएगा ग्रेड 2 जो कि मॉडरेट है, इसमें 7 टू 10 ग्राम पर डीएल रहेगा। और थर्ड जो है वो सीवियर वाला एनीमिया है, जिसमें बिलो 7 ग्राम पर डीएल होगा। अब हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किसकी वजह से एनीमिया हो सकती है। सबसे पहले आया प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा एनीमिया होने के चांसेस है, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन सप्लीमेंट ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं ना। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी टाइम टू टाइम फॉलिक एसिड टैबलेट्स और आयरन सप्लीमेंट नहीं लेती है तो उनको एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। देन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इसकी वजह से भी होता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। अगर फैमिली में आपके कोई भी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हो या फादर मदर हो, आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी को है तो दूसरे जनरेशन को भी होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है एज। ठीक है, सो सारे डिजीज में क्या है, एज एक फैक्टर होता ही है। जब 65 एबव हो जाएंगे लोग तो एनीमिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है, अगर डाइट में सर्टेन विटामिन, जैसे कि मान लो विटामिन बी, सी, के, ई, अगर ये इन सारी चीजों का कमी रहेगी तो भी एनीमिया होने के चांसेस हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। सबसे पहले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। कॉज के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन आएंगे। पहला है ब्लीडिंग, मतलब ब्लड लॉस।
ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है, तो उन्हें जाके एनीमिया होगा, है ना। नेक्स्ट है हाइपर पॉलीफेरेटिव एनीमिया। इसका मतलब है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल। सो जो नॉर्मल ब्लड सेल रहती है उनका जो प्रोडक्शन है वो इनएडिक्वेट, मतलब जब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है तो भी एनीमिया हो सकता है। देन हेमोलाइटिक, इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो भी एनीमिया हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है। सो सबसे पहला टाइप है वो है माइकोसाइटिक, दूसरा है नॉर्मोसाइटिक और तीसरा है मेकोसाइटिक। सो पहला वाला है माइक्रोसाइटिक। इसमें क्या है, इफ द रेड ब्लड सेल आर स्मॉलर देन द नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है ऐसे रहेंगे। लेकिन माइकोसाइटिक में क्या हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, स्मॉलर, मतलब ये जो इनका साइज था इससे ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, हाँ, माइको, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मोसाइटिक, इफ द सेल आर इन नॉर्मल साइज। अगर ये ऐसे ही नॉर्मल साइज में ही रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मो, ठीक है। और अगर इस सेल के साइज बड़े हो जाएंगे, लार्जर हो जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे क्या, मैक्रोसाइटिक, मैक्रो बोलेंगे। सो माइक्रोसाइटिक का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये एनीमिया का एक टाइप है। और दूसरा है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड थैलेसीमिया। देन नॉर्मोसाइटिक में क्या क्या आएंगे आपका, वो है हेमोलाइटिक एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया। देन माइक्रोसाइटिक में क्या आएगा, आप इसमें लिख सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये सब कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहले आएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपको एक्स्ट्रा से भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। अगर ये आता है तो आपको कैसे लिखना है, आप पहले एनीमिया का डेफिनेशन लिखोगे, देन इसका डेफिनेशन मेंशन करोगे, देन आपको इसके भी कॉजेस सेम आएंगे। आपको कॉजेस जो आप एनीमिया में लिख रहे हो ना, सेम वही कॉजेस इसके अंडर भी आप लिख सकते हो। ओके, सो इसका मतलब क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब इट इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन। जब आयरन की कमी हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या होती है, डेवलप्स व्हेन अ बॉडी स्टोर आयरन ड्रॉप्स टू लो टू सपोर्ट नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन। तो ये क्या करती है, जो नॉर्मल सपोर्ट है आरबीसी प्रोडक्शन में वो लो हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। इसमें क्या है, इट इज अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी कॉज दिस टाइप ऑफ एनीमिया। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की वजह से या मैलिग्नेंसी कॉज की वजह से कोई भी एनीमिया होता है तो हम उसको बोलेंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, मतलब कोई भी क्रॉनिक डिजीज की वजह से एनीमिया हो रही है। देन थैलेसेमिया, ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय अ एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मतलब बॉडी में क्या है, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मिलेगी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी विच लीड्स टू एनीमिया। और आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट जो टाइप है वो है अप्लास्टिक एनीमिया। इट इज अ रेयर कंडीशन, ये क्या है, एक रेयर कंडीशन है इन विच द बोन मेरो एंड स्टेम सेल दैट आर डैमेज, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और इससे क्या होती है, लीड्स टू पैनसाइटोपिनिया। इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ ऑल 3 सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सच एज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। तीनों ही कंपोनेंट में क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन द बोन मेरो यूजुअली प्रोड्यूस लार्ज एबनॉर्मल और इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। सो ये बोन मेरो क्या करती है, आरबीसी को प्रोड्यूस करती है, मेच्योर करती है, ठीक है। ये जब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा ये क्या करेगी, ये लार्ज अमाउंट में एबनॉर्मल और इमेच्योर आरबीसी को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग आरबीसी प्रोडक्शन, सो इट लीड्स टू द कंटिन्यूइंग सेल ग्रोथ विदाउट डिवीजन। सो ये क्या करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, ठीक है, बट विदाउट डिवीजन। ओके, सो इस कंडीशन को बोला जाएगा, इस टाइप के एनीमिया को बोला जाएगा मेगालोप्लास्टिक और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है pernicious anemia. It occurs when the intestine cannot properly absorb vitamin B12. जब
इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली विटामिन B12 को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। देन सिकल सेल एनीमिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द RBC that assume the abnormal rigid sickle shape. It result from the presence of the mutant form of hemoglobin. इसका मतलब जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल रहती है उसका जो शेप है वो क्या होती है, सिकल शेप बन जाती है, मतलब हाफ मून की तरह शेप बन जाती है, ऐसे शेप की बन जाती है, तो उसको बोलेंगे हम सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये एज ए होल सारे टाइप्स के पैथोफिजियोलॉजी मैंने कॉमन एक बनाया है। आप चाहो तो अलग अलग से भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो अगर आप अलग अलग टाइप के बारे में लिख रहे हो सिंपली ये ही पैथोफिजियोलॉजी को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पे क्या आएगा, डिक्रीज इन RBC, HB एंड ACT लेवल। ठीक है, ये जो 3 है इसके जो लेवल है ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएगा। ठीक है, देन डिमिनिश ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैरी करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। देन हाइपोक्सिया, एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस इफेक्ट इन द ऑर्गन फंक्शन, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया दिखाई देंगे। ये स्पेलिंग रॉन्ग है, आप ठीक कर लेना, SIGN, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया हमको दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है अगर आप एग्जाम में सिस्टम वाइज लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले मैंने लिखा है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होगा, हेडेक हो सकता है, फैटिक होगा, डिफिकल्टी इन कंसेंट्रेशन, देन डिजीनेस होगा। ठीक है, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, एंजाइना पैक्टोरिस होगा, हार्ट फेलियर होगा, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, ट्रैकिपनिया होगा, यूरिनरी सिस्टम में होगा हेमोग्लोबिनूरिया होगा, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में होगा कंस्टिपेशन, देन डिक्रीज बाउल साउंड, देन मस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, बोन पेन होगा, वीकनेस होगा और नाइट क्रैम्प्स आएंगे। देन इंटिगोवेंट्री सिस्टम में क्या होगा, पेलर स्किन हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, कंजांटिवाइटिस होगा, देन कंजांटिवा स्क्लेरा का कलर चेंज होगा, देन जो नेल्स है, नेल्स के बिड्स है जो, उसमें भी कलर चेंजेस आएंगे। तो ये हमारे सिस्टम वाइज चेंजेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इस तरह के चेंजेस दिखाई देंगे। ओके, एक मैंने पिक्चर भी इंसर्ट कर दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। सेंट्रल में क्या चेंजेस होगा, फैटिग होगा, डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगा, ब्लड वेसल में लो ब्लड प्रेशर रहेगा, हार्ट में पल्पिटेशन होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, स्प्लीन में क्या रहेगा, एनलार्जमेंट आएगा, आई येलो कलर के बन जाएंगे, स्किन पेलनेस होगा, कोल्डनेस होगा, येलोइंग होगा, रेस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगा, मस्कुलर सिस्टम में वीकनेस आएगा, देन इंटेस्टाइन में चेंज इन स्टूल आएगा। तो ये सारे क्या हो गए, चेंजेस होंगे। ठीक है, और जो रेड कलर में आपको दिया है ये सीवियर एनीमिया में हो गया, ये फेंटिंग हो गया, जैसे कि चेस्ट पेन हो गया, एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सारे आपको सीवियर एनीमिया में दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब एनीमिया को आप कैसे डायग्नोस करोगे। पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, है ना। हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करेंगे, फैमिली हिस्ट्री के बारे में कलेक्ट करेंगे, उसको कोई एसोसिएटेड कंडीशन है यानी कि कोई भी डिजीज प्रेजेंट है क्या, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो या कोई भी डिजीज उनको ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, उसके बारे में पूछेंगे, है ना। अब फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, प्रेग्नेंट है क्या, हम सब कुछ हिस्ट्रीज में कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिन करेंगे, साइनोसिस देखेंगे, पेलर चेक करेंगे, देन आईज को देखेंगे, स्क्लेरा चेक करेंगे, नील्स को चेक करेंगे, ये सारे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। ठीक है, देन हम करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट करेंगे, इसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट आएंगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट आएगा, आयरन, फॉलेट, विटामिन, बिलिरुबिन, सबका हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे किसमें आएंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर आएंगे। देन हम बोन मेरो एग्जामिनेशन भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एनीमिया को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट का गोल हमारा क्या रहेगा, पहला गोल रहेगा एलिवेटिंग और कंट्रोलिंग द कॉज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि वो जो लेडी है जिसको एनीमिया हुआ है उनको वो क्या है, वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले हमारा गोल क्या रहेगा कि उनको इस चीज में क्या करना है, इस कॉज को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे, अब हम उनको आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऐसे हम उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा रिलीविंग द मैनिफेस्टेशन, मतलब जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसको हम रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे आ जाएंगे मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के गोल्स। अब देखते हैं कैसे कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले पॉइंट आएगा ऑक्सीजन थेरेपी। देन BT,
ब्लड उनको अगर ब्लड चाहिए तो हम ब्लड उनको ट्रांसफर करेंगे, है ना। देन आयरन सप्लीमेंट का प्रोवाइड करेंगे। देन न्यूट्रिशनल थेरेपी और डाइट कंसिडरेशन, मतलब अगर उनके कोई भी डाइट में मॉडिफाई करना है, उनके डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है हम वो देखेंगे और उनके डाइट में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। जैसे कि उनको विटामिन B12 रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, आयरन रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, फॉलिक एसिड रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम उनके डाइट में चेंजेस लाएंगे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि विटामिन B12 कौन से डाइट में मिलेगा, आयरन रिच डाइट कौन सा रहेगा और फॉलिक एसिड डाइट में आप पेशेंट को क्या खाने के लिए बोलोगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन को ही ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आएगा बोन मेरो एंड स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये तीन चीजों का, ये तीन कंपोनेंट्स का क्या है, एनहेंस करने के लिए, प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए हम ये करेंगे, क्या करेंगे, बोन मेरो एंड स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, देन है एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, इसमें क्या करेंगे, एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। जो रेगुलर एक्सरसाइज वो कर रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट में, हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। रनिंग वगैरह वो अगर कर रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट में, हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आएगा करेक्शन ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस। अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है हम उसे करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे, जो ब्लड लॉस होए जा रहा है उसको हम स्टॉप करेंगे, है ना, डाइट में मॉडिफाई करेंगे। देन अगर ब्लड की जरूरत है तो ब्लड प्रोवाइड करेंगे, आयरन सप्लीमेंट देंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, विटामिन चेक करेंगे, विटामिन का उनको एडमिनिस्टर करेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आयरन सप्लीमेंट। ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी हुआ है तो आयरन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। देन डाइट को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि डाइट में आप क्या क्या चेंज करोगे फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। इसको क्या करेंगे, द गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज ऑफ फॉलेट डेफिशिएंसी। सो फॉलेट डेफिशिएंसी का जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना ही हमारा रहेगा गोल। यहाँ पे क्या लिखा है, यू मे रिसीव फॉलिक एसिड सप्लीमेंट बाय माउथ और थ्रू वेन, ठीक है। सो माउथ के थ्रू भी मिल सकता है या तो वेन के थ्रू भी मिल सकता है। इफ यू हैव लो फॉलेट लेवल बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद द इंटेस्टाइन, यू मे नीड ट्रीटमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में, ठीक है, फॉलेट की लेवल कम हो रही है तो आपकी पूरी जिंदगी भर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। देन डाइट चेंज कैन हेल्प बूस्ट योर फॉलेट लेवल। अगर डाइट में हम चेंजेस करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ऐड करेंगे, साइट्रस फ्रूट को डालेंगे तो भी फॉलेट लेवल क्या हो सकती है, इधर उधर हो सकती है, हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के कैसे मैनेजमेंट करेंगे। हम बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं और ब्लड भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं थैलासेमिया को कैसे मैनेज किया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन आयरन सिलेशन थेरेपी देंगे, देन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, देन बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ये 4 पॉइंट आएगा थैलासेमिया मैनेजमेंट के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या करेंगे, प्रोमोट एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। उनको क्या करना है, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो हमें उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये वाला जो पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप हर एक टाइप्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पेन रिलीफ मेडिकेशन। पेन रिलीफ मेडिकेशन हम देंगे अगर पेशेंट पेन में है, उनको सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो हम पेन रिलीफ मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम उनको लास्टली IV फ्लूइड भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस मैंने इंटरवेंशन लिखा है, आप चाहो तो सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स आते हैं वो भी लिख सकते हो। मैंने जो पहला लिखा है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अनएडिक्वेट इंटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एज एविडेंस बाय द स्किन इंटीग्रिटी, कलर और बॉडी वेट है। जो न्यूट्रिशन है, जो बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है तो ये इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मैंने पहला डायग्नोसिस में डाला है, ठीक है। इसका गोल क्या रहेगा, इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल। न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करने का हमारा गोल रहेगा। इसमें क्या कर सकते हैं, हेल्दी डाइट शुड बी इनकरेज, देन अवॉइड एल्कोहलिक बेवरेजेस, देन डाइट में टीचिंग सेशन शुड बी इंडिविजुअलाइज इंक्लूडिंग कल्चर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फूड प्रेफरेंस एंड फूड प्रेजेंटेशन। क्योंकि हर एक कल्चर का फूड प्रिपरेशन और फूड प्रेफरेंस अलग रहता है तो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर उनको रेस्पेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एक डाइट टीचिंग सेशन रख सकते हैं और उनके लिए डाइट प्लान भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस में मैंने डाला है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द लो लेवल ऑफ HB इन द बॉडी एज एविडेंस बाय द वीकनेस, फैटिक और मैलेज, ठीक है। इसमें हमारा गोल क्या रहेगा, इंप्रूव द एक्टिविटी इंटॉलरेंस। इधर में एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्या हो गया है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है रिलेटेड टू क्या है, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लो लेवल होने के लिए क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हुआ है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस है उसको इंप्रूव करने का रहेगा हमारा गोल। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, assess the patient to prioritize the activities and establish balance between the activity and rest that is realistic and feasible
from the patient perspective. Next है patient with the chronic anemia needs to maintain some physical activity, exercise to prevent the deconditioning that result from the inactivity. ठीक है, सो ये है आपका 2 नंबर का नर्सिंग डायग्नोसिस. अगर आप एनीमिया के बारे में केयर प्लान भी लिख रहे हो ना, ये डायग्नोसिस आपको तभी मदद करेगा. ठीक है, अभी थर्ड वाला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन related to the less blood volume as evidenced by the skin color. इसका जो गोल है वो रहेगा टिश्यू परफ्यूजन को इंप्रूव करने का. ठीक है, अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, द नर्स मॉनिटर द वाइटल्स क्लोजली, वाइटल्स देखेंगे, है ना. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, आईवी फ्लूइड का इंसर्ट करेंगे, ऑक्सीजन का सप्लीमेंट करेंगे अगर उनको चाहिए रहेगा, नहीं तो मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करेंगे एज पर डॉक्टर एडवाइस. ठीक है, तो ये हो गए नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल और इंटरवेंशन. आप चाहो तो नर्सिंग मैनेजमेंट करके इधर में पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो. पहले लिखेंगे एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, देन चेक वाइटल्स, देन आएगा मॉनिटर वेट. सो ऐसे आप पॉइंट करके भी आप नर्सिंग मैनेजमेंट में मेंशन कर सकते हो, या तो जैसे मैंने मेंशन किया है ऐसे करोगे तो और भी अच्छा है. ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया. सो एनीमिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो देखते हैं. हाइपोक्सिया, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा. देन सीवियर फैटिग होगा, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा. ठीक है, जब ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, सेल्स के जो भी स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ग्रोथ कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, दोनों का ही ग्रोथ जो है वो रिटार्डेशन हो जाएगा. ठीक है, देन न्यूरोलॉजिकल डैमेज, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उसमें भी डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा. देन हार्ट प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट रेट मिलेगा, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हार्ट एनलार्जमेंट होगा, हार्ट फेलियर हो सकता है. ये सब कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस में दिखाई देंगे. देन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होगा, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर एनीमिया हुआ और वो करेक्ट नहीं हुआ तो क्या, जो बच्चा का जन्म होगा वो क्या होगा, प्रीमेच्योर होगा, है ना, प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है. और अगर एनीमिया सीवियर हो जाएगा और उसको प्रॉपर टाइम में मैनेज नहीं करेंगे तो जाके डेथ भी हो सकता है. ठीक है, देन प्रिवेंशन में क्या है, ईटिंग अ हेल्दी डाइट एंड लिमिटिंग अल्कोहल यूज. सो हमें डाइट में क्या लेना है, आयरन रिच फूड लेना है, फॉलेट रिच फूड लेना है, वाइटामिन रिच फूड लेना है. और अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो हम उसको लिमिट करने के लिए भूलेंगे, है ना. डॉक्टर के पास आना है, चेकअप करना है, स्क्रीनिंग करना है, ब्लड टेस्ट करना है. ठीक है, और अगर आयरन ले रहे हो तो उसको एम्प्टी स्टमक में लेना है. और पेशेंट को अगर कोई भी वर्म्स है, इन्फेक्शन है, तो पहले उसको ट्रीट करेंगे, देन आयरन सप्लीमेंट को प्रोवाइड करेंगे. अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों को रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे. और 2 बच्चे के बीच में स्पेस देना भी जरूरी है, क्योंकि रिकरेंटली आप अगर प्रेग्नेंट हो रहे हो तो भी आपको एनीमिया हो सकता है. सो उससे बचने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 years का स्पेस आपको मेंटेन करना है 2 बच्चे के बीच में. समझ में आया? तो यही था एनीमिया. मैंने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो. और आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो लेके आऊंगी. और ये जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है, जो मैंने स्लाइड्स आपके लिए रेडी किया है, ये आप सेमिनार में भी यूज कर सकते हो, फिर आप इसको प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकते हो, और अगर कोई भी केस स्टडी लिख रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. जो हमारा सेमिनार प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पीपीटी बनाया है. आप उसमें भी इस पीपीटी को यूज कर सकते हो, इस नोट्स को यूज कर सकते हो, और आप एग्जाम पर्पज में भी इसे यूज कर सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल रही हूँ, वो भी मैं नर्सिंग नोट्स के लिए अभी नए स्टार्ट कर रही हूँ. आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो, और कोई भी नोट्स आपको चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो. सो आज के लेक्चर में इतना ही था. फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.